जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपने कांस्टेबल या फिर एसआई किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जीके जीएस के ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि पूरे सप्ते में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उस पूरी क्लास का पूरे 7 दिन की क्लास का 50-50 के हिसाब से जो भी बनता जाके इसको उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बनेगा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये वो मेरे सभी दोस्त मेरे भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अतुल राजपूत कह रहे हैं कि सर हम भी लाइक कर दिए और आपका लाइक भी बहुत हो गया 2.4 के, अब आप जाके फ़ोन ले लेंगे। तो भाई अतुल बिल्कुल मैं फ़ोन ले लूँगा और बस अब थोड़ा सा दूर रह गया अपने लक्ष्य से, और बस मैं एक नया फ़ोन लूँगा और आप सभी को मैराथन और लाइव क्लास डेली मिलेगी। और यहाँ पे काजल कश्यप बेटा बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ये हमारे चौधरी जी जितने भी दोस्त मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे सही जवाब इसका। देखो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब चीन हो जाएगा। चीन का आपको बता दूँ बीजिंग सिटी जो है ना, बीजिंग सिटी, तो बीजिंग सिटी में होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार बता दूं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का जो आयोजन है वो अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? अमेरिका में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो आप ये याद रखेंगे। देखो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था। 2020 समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखो इसका आप क्या लगाएंगे सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आपने ऑप्शन सी लगाया होगा, टोक्यो। टोक्यो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको भी आपने नोट किया होगा। और देखो आज आप नोट कम और क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि ये हमारे 7 दिन में जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 50 होने वाले हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट इसका सभी दोस्त जवाब करेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लेना। ऑप्शन सी एडम स्मिथ आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैगस्थनीज से भी याद रखना, इंडिका पूछी जाती है। इंडिका के रचयिता मैगस्थनीज था। और देखो चाणक्य जी जो थे ये अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता थे, जो कि राजनीति पर आधारित थी, राजनीति से संबंधित थी, अर्थशास्त्र। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो भारत में अब्रक का जो उत्पादन करने वाला एक राज्य है वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। कब बना था? तो ये भाषा के आधार पर 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो दोस्त, और यहाँ पे देखो अब्रक में मैं आपको पूछता हूँ अगर कि विश्व में भारत का अब्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां स्थान है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो जो भी आज मेरे साथ नए मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार दोस्त आप सभी क्लास को लाइक कर देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में क्लास आपको रोज़ मिल जाती है। यहाँ पे देखो दिया गया है किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा, तो वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए गुवाहाटी। गुवाहाटी ऑप्शन सी आपका असम सही जवाब हो जाएगा। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है दोस्त? गुवाहाटी असम। तो यहाँ पे देखो गुवाहाटी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारा। देखो यहाँ पे फ़ोन दिक्कत दे रहा है, 1 मिनट के लिए बस रुकूंगा
और देखो यहाँ पे सही हो गया होगा, 1 मिनट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करिएगा इसका जवाब। और ये मैंने आपको केंद्रीय आलू और वनस्पतिक विज्ञान और आपका वन अनुसंधान सारे बताए हैं। तो यहाँ पे देखो आलू अनुसंधान जो है आपका वो कहाँ पर है, तो वो आपका यहाँ पे सही जवाब शिमला हो जाएगा। वो आपका सही जवाब शिमला हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ में। भाई जो आपका वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। देहरादून में आपका कौन सा है? तो देहरादून में आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो कहाँ पर है? तो वो आपका देहरादून में है। तो यहाँ से देखो इन तीनों को दोस्त नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपसे कोई ना कोई पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में या निर्वात में। तो भाई देखो जो प्रकाश का वेग है वो किस में सर्वाधिक होता है? मैं उम्मीद करता हूँ आपने जवाब कर दिया होगा, निर्वात में, ऑप्शन सी लगा दिया होगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर ध्वनि का वेग पूछा जाएगा, ध्वनि का, तो आप ठोस बताएंगे। ध्वनि का जो वेग है वो 1 मिनट, यहाँ पे देखो यही तो हो जाता है, पेन ना होने की वजह से गलती हो ही जाती है। ठीक है, जो आपका ध्वनि का वेग है वो ठोस में अधिक होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का बताना है। तो देखो पूर्ण रूप आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको हर क्लास में 3 बताता हूँ, आज मैं ये 3 आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ईमेल का आपका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये किसका होगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सही जवाब हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, भाई जो आपका रैम होता है ना फ़ोन का रैम, तो जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ से देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो मेरे भाई, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को PDF नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट सभी का लेते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? मेक इन इंडिया नीति जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताइएगा। और ये देखो आपका करंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मेक इन इंडिया नीति जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो होना चाहिए 25 सितंबर 2014। तो याद रखना डेट भी, देखो मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी है, तो याद रखना 25 सितंबर 2014। देखो यहाँ पे 2017 में कौन सा क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है जो लागू हुआ हो, जो हमसे पूछा जा सकता हो? तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को आपका GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको संविधान के 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इतना आप ध्यान रखेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं। देखो अब यहाँ पे 2019 में ऐसा क्या हुआ था जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना जो किसान सम्मान निधि, जिसमें 2000 रुपये मिलते हैं ना सभी किसानों को, तो ये देखो आपको पता होगा ना ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को आपका किसान सम्मान निधि स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से आप इन सभी को याद रखेंगे ना, भूलेंगे तो नहीं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का रिवीजन क्लास है, घबराना नहीं है, बस अपना स्कोर देखना है आपने कितने क्वेश्चन 50 में से सही किए हैं। देखो फीफा 2022 का मेजबान देश कौन सा है? फीफा 2022, देखो फीफा से आपके क्वेश्चन 110% पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। देखो फीफा 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये कहाँ पर दोस्त हुआ था? फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? कतर में हुआ था। कतर मतलब दोहा, ठीक है, आपको हो सकता है दोहा लिखा हुआ मिल जाए या फिर कतर, तो याद रखना कतर दोहा में हुआ था, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट आपको एक बहुत ईजी क्वेश्चन बताता हूँ कि पूछा जा सकता है इसमें फीफा में कितने देशों ने भाग लिया था? तो याद रखना दोस्त, कितने देशों ने लिया था? 32 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 32 देशों ने भाग लिया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? देखो ये प्रश्न आपका
पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का, और ये मैं आपको 2 बार करवा चुका हूँ, आज तीसरी बार रिवीजन क्लास में करवा रहा हूँ, और इसका आप मुझे बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, जो निर्माण है किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पे हम बताएंगे चोल वंश ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर राजा पूछेगा तो क्या बताओगे, राज राजा प्रथम, क्या बताओगे, राज राजा प्रथम, ठीक है, राज राजा प्रथम ने करवाया था, इतना आप ध्यान रखेंगे ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा। देखो ये जितने भी वंश थे इनके संस्थापक फाउंडर वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला। ये देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी पे जो परेड हुई थी उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला था। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सिख रेजिमेंट। देखो सिख रेजिमेंट सेंटर और राजपूत रेजिमेंट RRC, राजपूत रेजिमेंट सेंटर और जाट रेजिमेंट, ये तीनों मेरे यहाँ हैं, तीनों फतेहगढ़ में है, ठीक है। ये आपका देखो ये इसका भी सेंटर, सिख का भी राजपूत का भी, इनका जो सेंटर है वो फतेहगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये आप देखो याद रखना, मतलब कि मैं फतेहगढ़ से हूँ, ठीक है। और देखो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 2011 के अनुसार कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पे केंद्र शासित राज्य पूछा गया है दोस्त, केंद्र शासित राज्य। यहाँ पे सिर्फ राज्य मतलब बता देना, अगर राज्य पूछेगा तो आप हरियाणा लगा देंगे, मुझे पता है 827 के लगभग 57 के लगभग था शायद, 27 या 57, मतलब 1000 पुरुष पे 827 या 57 महिलाएं थीं, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 27 या 57 ही था, ठीक है। मतलब कि सबसे कम पूछा जाएगा तो आप हरियाणा बताएंगे, लेकिन केंद्र शासित राज्य अगर पूछा जाएगा तो आप दमन और दीव बताएंगे, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लेना और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो था वो केरल का था, ये भी याद रखना, वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जस्ता पाया जाता है, किस राज्य में जस्ता पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आप सही जवाब क्या बताएंगे, तो जस्ता इनमें से आप अगर पूछा जाएगा तो सीधा बताना राजस्थान। आपका जो सही जवाब है जस्ता कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो इतना तो आप कर ले जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखो तमिलनाडु में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो याद रखना एक पूछा जाता है कि कौन से भारत के किस राज्य में लिग्नाइट पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है। तो लिग्नाइट जो है वो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, इतना पता रहेगा ना। मध्य प्रदेश तो याद ही रखना यार, मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, पन्ना में क्या पाया जाता है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, क्या मिल जाए, हीरा। तो यहाँ पे याद रखना दोस्त हीरा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा पाया जाता है, ऐसे भी याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आप जवाब करिएगा। तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी चेन्नई, क्या हो जाएगा, चेन्नई। मुंबई में कौन सी रेलवे का मुख्यालय है बताओ, मुंबई में, तो मुंबई को ऐसे याद रखना, माँ से है ना, तो मध्य रेलवे, क्या है, मध्य रेलवे, हाँ मध्य रेलवे हो जाएगा आपका, ठीक है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, यहाँ पे देखो माँ है, यहाँ भी माँ है, तो ऐसे याद रखोगे ना। देखो नई दिल्ली में बताओ, नई दिल्ली में कौन सी रेलवे का मुख्यालय है, तो याद रखना उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, ध्यान रखोगे ना, कोई भूलोगे नहीं। तो चलें दोस्त अगले प्रश्न की तरफ, चलो। देखो यहाँ पे पूछा गया है अष्टदिग्गज से तात्पर्य है। भाई ये तो आपका SSC GD में भी पूछा जाता है और यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, और दोस्त हो सकता है कि RPF में भी पूछ लिया जाए। तो अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 कवियों से, क्या होता है, 8 कवियों से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कौन, तेलुगु कवि थे ना, ये जो कवि थे ये कौन, तेलुगु कवि थे ना, बताओ मुझे, कंफर्म कराओ कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं दोस्त, देखो मैंने उस दिन बताया था इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका आप जवाब करिएगा। देखो 17वां क्वेश्चन है, मैं रुकूंगा 1 मिनट के लिए, मैंने आपसे बोला ना 17 पे रुकता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए।
मैं 17 पे यही कहूँगा आपसे कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मुझसे नए जुड़े हैं या पुराने मुझे देख रहे हैं, जिनके भी कान मेरी आवाज़ को इस टाइम सुन रहे हैं, उनका इस बार 110% सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें वर्दी मिल जाएगी। अब आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट करने के लिए लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना है, और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना, शेयर करते हुए मुझे पता चलता है। और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जो 8K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए और एक क्लास पे 30K व्यूज भी कंप्लीट हुए। तो ये आप लोगों का सपोर्ट है, तभी ये संभव हो सका। तो अब चलते हैं नॉन स्टॉप क्लास में। तो अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा। ये जो परिषद है, जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? भाई एसआई वालों जरा ध्यान दो। जो ये परिषद है, ये अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो हम बताएंगे 263 अनुच्छेद, जो आर्टिकल है 263 हो जाएगा आपका सही जवाब। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। ब्लैक पैगोडा क्या है? ब्लैक पैगोडा क्या है? ब्लैक पैगोडा एक मंदिर है। ब्लैक पैगोडा जो है वो क्या है? एक मंदिर है। देखो कोकाड़ में जो सूर्य मंदिर है ना, उसे क्या बोलते हो? जो सूर्य मंदिर है उसे आप क्या बोलते हो? तो याद रखना, उसे ही आप बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। जो कोकाड़ में, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोणार्क, ठीक है, कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसे बोलते हो आप ब्लैक पैगोडा। ये कब बना था? देखो यहाँ से मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये एसआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे ऐसा जो जीडी वाले बंदे हैं ना, जो कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई किया है, आप भी इसे पूरा नोट करना। ये 13वीं सदी में बना था। कब बना था? 13वीं सदी में बना था। ये ध्यान रखोगे ना। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भाई ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे ना। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम, ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। तो देखो यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाता हूँ, पता क्यों? क्योंकि एक तो उंगली से लिखता हूँ, ठीक है, पेन तो है नहीं, और दूसरा फ़ोन की डिस्प्ले भी टूटी हुई है, तो थोड़ा संभल के लिखना पड़ता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो इंपॉर्टेंट है, फटाफट सभी क्वेश्चनों के जवाब करते हुए चलना है, 30 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। कितना करता है? तो याद रखना, ये अकेले 32.42, मतलब कि 3242%। याद रहेगा ना, देखो कितना ईजी है, 3242%, ठीक है। रबड़ का कौन करता है? केरल करता है। मसालों का कौन करता है? केरल करता है। याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे ना। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमीटर का। देखो हाइग्रोमीटर का क्या किया जाता है? इसका किया जाता है वायु की आर्द्रता नापने के लिए। वायु की आर्द्रता या नमी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, वायु की नमी को नापने के लिए, ठीक है, नमी या फिर आर्द्रता। थर्मामीटर क्या करता है भाई? अगर फीवर आ जाता है तो ये क्या करता है? चेक करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ताप, बॉडी जो टेम्परेचर होता है थर्मामीटर से नापते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023 का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इसीलिए आज पूछ रहा हूँ। याद रखना, दावोस कहाँ पड़ता है बताओ? दावोस जो है ये कहाँ पड़ता है? तो भैया ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। देखो ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो भी स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। तो ये याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो वुहान दिख रहा था, यहाँ से वुहान से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला था? तो वुहान सिटी में मिला था, जो कि चीन में पड़ता है। यहाँ पे चीन लिख रहा हूँ मैं, ये चीन नहीं भाई, ये चीन है, ठीक है। कहाँ है? चीन में। तो ये याद रखना। और भारत में
केरल में मिला था। कहाँ मिला था? केरल में मिला था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखो दिया गया है, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। देखो भारत में कब हुआ था? तो अभी आपने बताया था 1 जुलाई 2017, यही बताया था ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे देखो जो विश्व में पहला देश है वो कौन था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब यार फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। कब किया था? तो ये भी पूछा जा सकता है भाई, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 1954 में। कब किया था? 1954 में। तो याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो अब मैं एक लाइन सुनाने वाला हूँ आपको। अगर कभी किसी को ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता या हम थक गए हैं, तो दोस्त मैं आपको सिर्फ 2 लाइन सुनाऊंगा और आप अपने दिल से पूछना कि वाकई में आप नहीं कर सकते हो क्या। कहना था कि न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए, न शौक न शोहरत न किसी के प्यार के लिए, मुझे यह दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। मुझे यह दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। तो देखो यार, अपने माँ बाप के लिए तो दुनिया हर किसी को जीतनी होती है, लेकिन जीतता वही है दोस्त जो लड़ता है। हार होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 10 बार होगी, लेकिन अगर लगे रहोगे ना तो दोस्त जीत निश्चित है। जीत का यही मूल मंत्र है। सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। आप 1 बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 बार हो गए कोई बात नहीं, 5 बार हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगे रहोगे तो जीतोगे एक दिन। जिस दिन जीत जाओगे फिर क्या है? फिर क्या हारना पड़ेगा? नहीं, फिर तो जीत गए ना। तो जीता सिर्फ 1 बार जाता है, हारा कितनी भी बार जा सकता है। तो आप जीतेंगे। देखो 1857 के विद्रोह को किस, यहाँ पे देखो किस नहीं लिखा है, ठीक है, किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे देखो इसको मैं कर देता हूँ सही, क्योंकि मेरा एक दोस्त कहता है कि सही टाइपिंग किया करो भैया। 1857 को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो था मिर्ज़ा गालिब। कौन था भाई? मिर्ज़ा गालिब था। ये किसके दरबार में रहता था बताओ? ये भाई किसके दरबार में रहता था? तो ये रहता था बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में, जिसने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर कहाँ? रंगून स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ कर दिया था? रंगून, जो कि कहाँ पड़ता है भैया? बर्मा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बर्मा में, जिसे आप क्या कहते हो? म्यांमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। तानसेन जो था ये किसके? अकबर के काल में था। किसके? अकबर के काल में था। तो ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ? बल का एसआई मात्रक क्या होता है और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे देखो मैं आपके 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब करने वाला हूँ, जो कि न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका जवाब हो गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? जूल होता है। भाई कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और दाब का एसआई मात्रक आप बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? भाई ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया था। मुंशी प्रेमचंद जी की, देखो एक तो गोदान याद रखना, क्या? गोदान। एक आप गवन याद रखना, देखो यही पूछी जाती है, गोदान है, गवन है, यही पूछी जाती है ज़्यादातर। तुलसीदास से आप क्या याद रखेंगे बताओ? तुलसीदास जी से क्या याद रखेंगे? तो भाई रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी तुलसीदास जी ने। और रामायण जो है वो लिखी थी वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम रखा गया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है आपका अयोध्या में बनाया गया। अयोध्या जो आपका है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो अयोध्या है इसकी रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा आप छोड़ के आएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है? भैया आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये तो मुझे पता है, आपने सही जवाब किया होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल कितने से जीआई टैग मिले हैं बताओ? अब आप इसका सही जवाब करो। तो याद रखना 75। कितने? 75। कितने? 75। यहाँ का एक जीआई टैग जो आपसे पूछा जाएगा कन्फर्म, हैशटैग बना रहा हूँ, कन्फर्म, तिरंगा बर्फी। क्या पूछा जाएगा? तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी जो है ये कहाँ की है?
बनारस की है। कहाँ की है? बनारस की, जिसे हाल में जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी को हाल में जीआई टैग मिला है, जो कि बनारस की बर्फी है। बनारस के पान को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे तिरंगा बर्फी आप याद रखेंगे, जो कि पेपर में पूछी जाएगी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आज आपकी प्रैक्टिस क्लास है दोस्ती है, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, सटासट आंसर करते जाओ इसका। देखो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123, 1 2 3 हो जाएगा ना। 143 मैंने क्यों बताया था आपको? एक बताया था ना 143 आर्टिकल, बताओ। आर्टिकल 143 बताया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जी क्या सलाह मशवरा मांग सकते हैं। सलाह मशवरा के लिए यह अनुच्छेद 143 है। ठीक है, ऐसे याद रखना, सीधा ट्रिक्स है कि जो वो है ना हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उससे राष्ट्रपति जी हमारे सलाह मशवरा मांग सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद 164 दिया गया है। अनुच्छेद 164 क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी की जो नियुक्ति है ना, कौन करता है? बताओ, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं ना। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 24 क्या है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम करना प्रतिबंध है। मतलब कि शोषण के विरुद्ध जो आपका है अनुच्छेद 23 और 24 है। और 25 से 28 तक जो आपका है वो धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता आ जाती है। पता ही होगा आपको, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? भाई देखो ये सिलेक्टेड प्रश्न है, इसका आप अभी जवाब करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब 88 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 88 होना चाहिए। देखो सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा, आप बृहस्पति ग्रह बताएंगे, जिसका कलर कैसा है? पीला है। कैसा है दोस्त? पीला है। सबसे बड़ा ग्रह भी है। दूसरा नंबर का जो है वो ग्रह आपका शनि ग्रह होता है। क्या होता है? शनि ग्रह होता है, जिसका रंग काला होता है। कैसा होता है दोस्त? काला होता है। तो ये भी देखो याद रखना। देखो थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े याद करने से हमें याद रहता है और हमें लिखने से याद रहता है। और देखो यहाँ पे दिया गया है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद की रचना जो है वो किसने की? तो हम बताएंगे अल बरूनी ने की थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा भी जा चुका है आपके आरपीएफ के पेपर में, आरआरबी के पेपर में। तो अल बरूनी ने क्या किया था? किताब उल हिंद की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा किसने लिखा था? तो याद रखना अबुल फजल ने। ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? बताओ। ये भाई मुगल वंश के संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? समझ गए होंगे कि आक्रांता बाबर की बात कर रहे हैं। तो बाबर की ये पुत्री थी, ये ध्यान रखना। कौन? आपकी गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम आपकी क्यों थी भाई? ये गुलबदन बेगम है, जो माफ़ी चाहते हैं, गलत बोल गया मैं। गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी और इसने ना हुमायूं नामा की रचना की थी। किसकी? हुमायूं नामा की रचना की थी। तो ये भी देखो याद रखना है, अब मत भूल जाना इसे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर कोई भी गलती हो जाती है तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि गलतियाँ होती हैं और इंसान से यही होती हैं, उसके लिए पहले ही मैं सॉरी। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पे बताएंगे यानिक सिनर। यानिक सिनर आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, बाई मोस्ट इंपोर्टेंट यार, ये मत गलत कर देना, कोई भी ये क्वेश्चन गलत मत कर देना। देखो इसका सही जवाब 1 अप्रैल हो जाएगा। 31 मार्च तक सब कुछ होता है ना, पुराना वर्ष जो चलता है सरकारी दस्तावेजों में, पता ही होगा ना, 1 अप्रैल से नया चालू हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, बाई मोस्ट इंपोर्टेंट, सिस्मोग्राफ क्या करता है बताओ? भूकंपीय तरंगों को नापता है सिस्मोग्राफ आपका। अब यहाँ पे बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? नेफोस्कोप। ऑप्शन सी। स्पीडोमीटर क्या करता है? ये वाहनों की गति को नापता है। भाई जो वाहनों में आपने मीटर देखा है ना, वाहन में
मोटरसाइकिल कार में जो मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है भाई, वो क्या आपकी स्पीड को बताता है। लैक्टोमीटर क्या करता है, ये दूध की शुद्धता को नापता है। क्या दूध की शुद्धता को नापता है, ये भी आपको याद ही रहेगा, भूलने वाले नहीं हो। और सिस्मोग्राफ मैंने अभी आपको बताया था, ये भूकंपी तरंगों को नापता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। शिव समुद्रम, देखो यहाँ पे दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। शिव समुद्रम जलप्रपात आपके प्रीवियस 2019 में पूछा गया था। आप यहाँ पे क्या बताएंगे। और मैं ये आज इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको करवा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप तुरंत बताना कावेरी नदी हमारा भैया सही जवाब हो जाएगा। ये पता कितनी ऊंचाई से पानी गिरता है, जो झरना है उसका जो हाइट है ना वो है 98 मीटर। कितनी है, 98 मीटर। याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। देखो धुआंधार जलप्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। तो ये भी आप याद रखोगे ना, धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपका नर्मदा नदी पर है। तो ये भी देखो याद रखना। और देखो पेन नहीं है, कोई भी मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है और ये आप याद रखेंगे, और सबसे पवित्र नदी भी है। और जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना वो गंगा डॉल्फिन है। क्या है, गंगा डॉल्फिन है। ये भी देखो याद रखना। ये क्या है, मैंने सब यार आज एक ट्रिक बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ एक बार पहले तो ये कहूँगा, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी कर दो। जो भी मेरे नए दोस्त हैं ज़रूर लाइक करोगे और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, साथ में शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ में। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर ये कैसे याद करेंगे क्वेश्चनों को, भाई लिख लिया करो। 50 लिखो, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 50 लिखो। आप कोई भी 50 क्वेश्चन लिखो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन रोज़ लिखो। आपको क्वेश्चन याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, आंसर याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई डाउट है तो गूगल पे चेक किया करो, उससे रिलेटिव याद होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ आप देख भी रहे होंगे। ये सब नतीजा है लिखने का। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आगरे की जामा मस्जिद का मैंने उस दिन बताया था ना, जहाँ आरा बेगम किसकी पुत्री थी। तो ये थी शाहजहाँ की पुत्री। किसकी पुत्री थी, शाहजहाँ की पुत्री थी। याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। पहली महिला थी जो भारत की महिला शासिका बनी। पहली महिला शासिका आपकी रजिया सुल्तान थी, याद रखना। पहली महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी, याद रखोगे ना। और देखो यहाँ पे आपके प्रश्न का सही जवाब जहाँ आ रहा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। इसे भारत का तोता भी बोला जाता था। आप तब तक जवाब करिए। भारत का तोता भी बोला जाता था, तोता ए हिंद, ठीक है, ये इसकी उपाधि थी। आमिर खुसरो का जन्म बताइएगा। तो देखो इसका जन्म जो है वो पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ पड़ता है, तो ये एटा में पड़ता है। एटा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ये जो कि पटियाली है ना, मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल वर्ष के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देखो इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। किसके साथ किया है, आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, IOCL। क्या हो जाएगा, देखो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रहेगा ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पता है भारतीय सेना ने जो टैंकों की रिपेयरिंग के लिए सबसे पहला जो मतलब कहाँ किया है, वो लद्दाख में किया था। अभी पता होगा ना, लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। जो टैंक के रिपेयरिंग के लिए सबसे ऊंचा जो स्थान है वो लद्दाख में किया है। तो यहाँ पे दिया है फीफा का कौन सा स्थान दिवस मनाया गया है, फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फीफा का स्थापना दिवस, तब आप बता सकते हैं ना कि अभी कौन सा मनाया गया। तो पहले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ से कि 2024 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई। 2024 से 120 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1904। कब किया गया था, 1904 में। तो कब मनाया गया था ये, 21 मई को मनाया गया था। 21 मई 2024 को ये मनाया गया था। तो देखो अगर आपका पेपर देखो अगस्त या सितंबर में होगा, ये तो कंफर्म, लगभग कंफर्म नहीं लेकिन 90% सही है
कि आपका पेपर अगस्त से सितंबर में हो जाएगा। अब अगर वहाँ होगा ना तो ये मई का तो पूछ लेगा भाई। तो याद रखना 21 मई 2024 को फीफा का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1904 में हुई थी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, देखो ये पहला विश्वविद्यालय था, ये पहला विश्वविद्यालय था और दुनिया का। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये कहाँ पर स्थित था, तो ये था पाकिस्तान में। कहाँ पर था? पाकिस्तान में। याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे? ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। चलें, देखो यहाँ पे एक और है यार, यहाँ पे मुझे ये पटना दिख गया। अब जब पटना दिख गया तो यहाँ से भी कुछ बता देते हैं। पटना में आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? पटना में। याद रहेगा ना? तो किसने इसकी स्थापना किसने की थी? ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। भाई कांस्टेबल और एसआई वालों भैया इसको एक बार देख लो। तो याद रखना कुमारगुप्त प्रथम। किसने? कुमारगुप्त प्रथम। भूलोगे तो नहीं, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। 1857 के सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1857 कह रहा हूँ, 1757। 1857 में तो क्रांति हुई थी, माफ़ी चाहते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो याद रखना अरावट क्लाइव। ये कहाँ का? सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था ना, बंगाल का नवाब। कहाँ का था? बंगाल का नवाब था। और देखो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, इसे कौन से नाम से जानते हो? तो याद रखना प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 में। इसमें सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज सेना का अध्यक्ष था, तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे धोखा नहीं करना है किसी के भी साथ में और इसका सही जवाब करना है। तो याद रखना पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना है वो बल्लभाचार्य जी ने की थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ध्यान रहेगा ना। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसने गुप्त वंश की स्थापना की। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक संहिता के लेखक जो थे वो चरक थे। तो ये देखो याद रखना दोस्त, ऐसा नहीं है कि भूल जाना, ठीक है। और बल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना कब की थी? हो सकता है कि आपके एसआई के पेपर में पूछ लिया जाए, तो बताना जरूरी है। तो याद रखना 1479 से 1531 तक। 1479 79, ठीक है, और से कब तक? 1531 तक इसकी रचना की थी। याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलें अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? पहले उस दिन मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। और देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। मेरे जी में थोड़ी छाले हो गई गर्मी की वजह से, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है यार। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, तो ये आपका हो जाएगा NTPC। NTPC का फुल फॉर्म जो है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब कि LED, जो घर में LED आपका लगा होता है ना, उसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये किसी दिन मैं आपसे पूछ लूँगा और आप इसका जवाब करेंगे। 36 राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है किस तिथि को हुई थी? देखो शायद मेरे दोस्त भूल चुके होंगे, लेकिन मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा और जिसको पता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कल के क्लास, कल तो संडे है, कल क्लास नहीं होगी। मंडे को जो क्लास होगी उसमें आपका जो आपका कमेंट होगा वो हाईलाइट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है ना दोस्त, याद रखना, भूल मत जाना, कब हुई थी? फटाफट बताओ। तो यहाँ पे आप याद रखें 1 नवंबर 2000। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताया था? कि 36 और 26 ऐसे बताया था ना, 36 और 26, मतलब कि जो 26वां राज्य था वो कौन सा था? जो 26वां राज्य बना था वो कौन सा था? छत्तीसगढ़ था 26वां राज्य, मतलब 26 और 36, तो मतलब ये 1 नवंबर को बना था। 27वां कौन सा बना था फिर? UK, मतलब कि उत्तराखंड। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। याद रखोगे ना दोस्त, भूलना नहीं यार, प्लीज़ यार इसको नोट कर लेना, ये आपकी बहुत काम की चीज़ है। देखो 15 नवंबर 2000 को आपका 28वां राज्य बना था। कौन सा बना था? 28वां राज्य।
कौन? झारखंड। कौन सा? झारखंड आपका। तो देखो ये भी आप याद रखना, झारखंड, ठीक है। झारखंड आपका 28वां, उत्तराखंड 27वां और 36 से 26 मतलब छत्तीसगढ़। अगर आपने ये 26 याद कर लिया ना, छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलोगे। 1915, 1915, 1915 भूलोगे नहीं। 2000 सभी के पीछे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बताओ। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था, कुड़िक, कुड़िक, बताओ। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? मैं आपको सही जवाब इसका बताऊँ, अजातशत्रु। ये किसका बेटा था? ये बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का। ये आप याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। तो चलें फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा फिर अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है। और देखो उदयन जो है ना, ये भी हर्यक वंश से था। देखो चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? अभी मैंने चरक संहिता आपको बताई थी। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है तुरंत आएगा भैया, कनिष्क के। कनिष्क कौन से वंश से था? कुषाण वंश से था। कौन सा? कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण। तो कुषाण वंश आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसका रेशम मार्ग पर कब्जा था। और कहाँ तक विस्तार किया इसने अपनी सीमाओं का? चीन तक। ये भी याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे दोस्त। तो चलें फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का प्रशिक्षण कहाँ किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आप SSC GD जो आपकी अगस्त में आने वाली है, आप उसमें देख लेना, उसमें जब आएगा वहाँ भी पूछा जाएगा। अब इस प्रश्न का, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका आगरा हो जाएगा। मैंने इसको देखा भी है। इसका जब इस क्वेश्चन को मैं टाइप कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि हेलीकॉप्टर से ये आते हैं, वहाँ से एक पैराशूट के द्वारा छोड़ते हैं, एक उसको मतलब कि हॉस्पिटल टाइप का, मतलब छोटा सा होता है, उसे छोड़ते हैं, वो नीचे आके आराम से लैंड हो जाता है ज़मीन पे। उसके अंदर बेड और मतलब सारा ऑपरेशन से लेके ऑक्सीजन सारी फैसिलिटी होती है। तो ये छोटा सा एक मोबाइल अस्पताल है, याद रखोगे ना। आगरा में इसका प्रशिक्षण किया गया है, भूलना मत। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब की गई? मेरे बहुत से दोस्तों को अमृत धरोहर योजना ही नहीं पता होगा कि ये क्यों स्टार्ट की गई। सच बता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं भूलोगे, आज के बाद नहीं भूलोगे। पहले तो इसकी योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई, यहाँ पे आपको ये बताना, जून 2023 बताना है। क्या बताओगे? जून 2023। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो रामसर स्थल है ना, उनको संरक्षण प्रदान करना। उनको क्या? संरक्षण प्रदान करना। जो आपके रामसर स्थल है ना, तो याद रखना, रामसर स्थलों को संरक्षण प्रदान करना। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत इसलिए की गई है 2023 जून में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट है यार, रणजीत सागर बांध। आप बताओ, और इसका दूसरा नाम भी बताना है, इसका दूसरा नाम भी बताना। तो याद रखना, पहले तो ये रावी नदी पर है। इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछेगा या पूछ सकता है कि थीन बांध। कौन सा? थीन बांध। थीन बांध या रणजीत सागर बांध एक ही बात है, और रावी नदी पर बने हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, ये आप ध्यान रखना, थीन बांध। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? परमाणु के केंद्रक में, यार ये तो हम लोगों ने 10वीं में खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है। क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो ऑप्शन क्या? सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों होते हैं भाई। केंद्रक में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, याद रखेंगे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है? ये प्रश्न गलत हुआ था, और इस प्रश्न के पीछे मैं सही बताऊं, कम से कम मुझे 10 लोगों ने मैसेज किए होंगे कि भैया आपने गलत कर दिया, भारत में सिक्किम में रबड़ कहाँ मिलती है। हाँ भैया, नहीं मिलती है, केरल में मिलती है। अरे यार देखो, इसका भी गलत हो रहा है, यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा। प्रश्न का सही जवाब तो थाईलैंड हो जाएगा। भारत की अगर बात करेंगे तो कहाँ ये प्राकृतिक रबड़ केरल में प्राप्त होती है, भारत में, ठीक है। और विश्व में थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है बताओ? थाईलैंड से मुझे याद आ गया, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। भूलोगे तो नहीं? तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि कहते हैं कि चलते रहेंगे सफ़र में, चलते रहेंगे सफ़र में, चलने में माहिर हो जाएंगे। सफलता मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, तजुर्बा बहुत नायाब चीज़ है। तजुर्बा बहुत नायाब चीज़ है।
तो इसलिए दोस्त थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और कहते हैं कि देखो, अगर आपको लगता है ना कि आपके बहुत फेवरेट दोस्त हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो एक चीज़ याद रखना, एक स्टेटस लगाना, मेरे कहने से एक स्टेटस लगाना व्हाट्सएप पे या फेसबुक, उस पर लिखना कि चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बगैर भी यहाँ अगर आपको लगता है ना कि अगर आप नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या फिर वो दोस्ती छूट जाएगी, वो दोस्त छूट जाएगा, वो बुआ छूट जाएंगी, वो मौसी, सबको चलाया जाता है, सबसे संपर्क रखे जाते हैं, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई। और मैं एक स्टेटस बता रहा हूँ जिसको लिखना कि चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारे के टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। क्या लिखोगे? चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बगैर भी यहाँ, एक सितारे के टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। अब यहाँ से अगर किसी का रिप्लाई आता है तो वो रिप्लाई क्या आना चाहिए, और जो आपको रिप्लाई करेगा समझ जाना कि सिर्फ वही है आपकी ज़िंदगी में रियल हीरो। जो अगर इसका रिप्लाई कर दे आपको कि चलते रहेंगे काफ़िले तेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफ़िले तेरे बगैर भी यहाँ, पर तेरा जैसा सितारा जब टूट जाएगा तो मेरा आसमान सूना हो जाएगा। तो समझ जाना यार कि वही है जो जिसे वास्तव में अपना समय देना चाहिए। तो दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, और आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मुझे ये उम्मीद है आपसे। और तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।